हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो इकोनॉमिक्स की अपनी सीरीज़ पे काम कर रहे हैं उसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पिछले कुछ एक दो वीडियोज़ में हमने बात किया था। हमने न्यू इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बात किया था जो आपके इनकम टैक्स पे लगाया जाता है। तो इनकम टैक्स के बारे में बात किया था हमने जो है, और कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में हमने बात किया था। उसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा है, और तो उसी पे हम आज आगे बात करेंगे। तो अगला हम बात करने वाले हैं डीडीटी। शॉर्ट में इसका नाम लिखा है डीडीटी, मतलब इसका पूरा नाम होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं लाभांश वितरण कर। तो डीडीटी यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या लाभांश वितरण कर क्या होता है? तो देखिए, ये क्या होता है कि लाभांश वितरण कर जो कंपनियां होती हैं, तो उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनको वो लाभांश, जैसे नहीं आपने किसी कंपनी में शेयर परचेज किए हैं तो लोग इसीलिए शेयर परचेज करते हैं, उनको लाभांश मिलेगा। तो कंपनियां जो है अपने शेयर होल्डर्स को जो लाभांश यानी कंपनी को जो लाभ होता है उसका वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर धारक हैं, उनमें उनके शेयर के अनुपात में वितरण करती है। तो वो जो कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को जो है लाभांश यानी लाभ का एक हिस्सा ट्रांसफर करती है, उस पर भी सरकार क्या करती थी? टैक्स लगाती थी। तो जो कंपनी को लाभ होता है उसका एक अंश वो अपने शेयर होल्डर्स को जो देती है, उस पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लाभांश वितरण कर। दिस टैक्स वाज रिमूव्ड इन दिस बजट 2020-21। ठीक है। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि जो ये आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या जो लाभांश वितरण कर है, इसे इस वाले बजट में यानी कि कौन सा बजट 2020-21 में इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। रिमूव्ड इनटू दिस बजट 2020-21। टैक्स रेट वाज 15%। तो ये जो लाभांश वितरण कर था इसकी दर क्या थी? 15%। यानी अगर कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 1 लाख रुपए का लाभांश वितरण किया है तो उसे 15% टैक्स देना पड़ता था। अब कंपनी को ये लाभांश वितरण कर नहीं देना पड़ेगा। अब ये कर उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा जिसको लाभांश का हस्तांतरण हुआ है। जिस व्यक्ति को लाभांश का हस्तांतरण हुआ है तो ये जो लाभांश है वो उसकी इनकम में जुड़ेगा। तो और अगर उसकी इनकम कर योग्य होगी, मतलब वो इनकम टैक्स स्लैब में आएगा। मान लीजिए कि किसी की इनकम 5 लाख रुपए थी पहले से और 1 लाख रुपए उसको लाभांश मिल गया, तो अब टोटल मिलाकर के उसकी इनकम 6 लाख रुपए हो गई, तो अब वो टैक्स के दायरे में आएगा। यानी कि जिसको लाभांश मिल रहा है अब ये उसकी इनकम में जुड़ेगा, और वो इनकम जोड़ करके अगर वो कर के दायरे में आएगा तो वो इनकम टैक्स भरेगा। अब कंपनी पर ये जो लाभांश कर होता था अभी तक लगता था, नहीं अब नहीं लगेगा। और ये क्या रेट था इसका? 15% था। इट वॉज अ डायरेक्ट टैक्स। तो ये भी एक डायरेक्ट टैक्स था। अभी तक हम लोगों ने 2 टैक्स की बात किया, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये भी आपके डायरेक्ट टैक्स है। कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाता है कि भाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? तो ये क्या डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पे होता है, जब करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पे होता है, यानी जिस पे टैक्स इम्पोज किया जाए उसी से टैक्स की रिकवरी हो, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये डीडीटी आपका जो है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, ये जिस पे लगाया जा रहा है उसी से वसूला जा रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स है। तो आपका इनकम टैक्स, आपका कॉर्पोरेट टैक्स और आपका डीडीटी कैसे डायरेक्ट टैक्स है। तो ये टैक्स अभी तक कंपनियां जो लाभांश का वितरण करती थी उस पर लगता था, 15% की दर से लगता था। अब इस टैक्स को हटा दिया गया है। किस बजट में हटाया गया? अभी जो लेटेस्ट बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2020 को, वित्त वर्ष 2020-21 के, उसमें हटाया गया है। अब ये कर जो है उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जिसको लाभांश का वितरण होगा, अगर उसकी आय कर योग्य होगी तो। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज हो गई। अब एक चीज हम देखते हैं, प्रत्यक्ष करों के कम होने के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ गोइंग डाउन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर प्रत्यक्ष करों यानी प्रत्यक्ष कर ये आपने जो पढ़े हैं भी, डायरेक्ट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर इनको कम किया जाता है तो क्या लाभ होगा? जैसे कि आपने देखा था इस बार जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें टैक्स की रेट को कम किया गया है, तो इसका लाभ क्या है? सरकार टैक्स रेट क्यों घटा रही है ना? क्यों घटाना चाहती है? तो क्या लाभ है? तो देखिए, प्रत्यक्ष करों के कम होने के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ गोइंग डाउन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस 2 ही हैं बड़े। बात करें तो हम, एक कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स निगम का जो कंपनियों की आय पे लगता है, और दूसरा इनकम टैक्स,
है ना। तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, एक ये भी है, लेकिन यही दो मेन बड़े आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। तो क्या होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ये जो आपका है, जो निगम कर, जो कंपनी की आय पे लगता है, डिक्रीजेस, कम होता है। तो इसका मतलब है कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स डिक्रीज यानी कम होता है, अगर इसका मतलब है कि अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स जो लेती कंपनियों से, अगर उसकी दर को कम करती, जैसे हमने जब उस दिन आपको बताया था कॉर्पोरेट टैक्स के पहले वाले वीडियो में, तो ये था कि भाई इसका जो बेसिक रेट होता है 30% होता है, लेकिन सरकार पहले 400 करोड़ रुपए तक का जिन कंपनियों का टर्नओवर होता था उनसे 25% चार्ज करती थी। 1 सितंबर 2019 को उसको घटाकर 22% कर दिया गया। जो कंपनियां 1 अक्टूबर से बाद चालू होंगी उनको घटा के 15% कर दिया गया। तो क्यों सरकार कम कर रही है? तो देखिए, अगर कॉर्पोरेट टैक्स की रेट में कमी होती है, डिक्रीज, कम होता है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स की रेट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्यों? मान लीजिए कि मैं कंपनी चला रहा हूँ और मेरी कंपनी की 100 रुपये की इनकम है, अभी तक सरकार उस पर 30% टैक्स ले रही थी, तो मुझे टैक्स के रूप में, मतलब कंपनी की आय पर टैक्स के रूप में सरकार को 30 रुपये देना पड़ता था। तो मेरे पास जो इनकम बचती थी 70 रुपये बचती थी, 70 रुपीज़। अब सरकार ने उसको घटा करके 20% कर दिया। तो अब बताइए, जब अब मुझे 100 रुपये की जब इनकम होगी तो मेरे पास कितना बचेगा? 80 रुपये बचेगा। इसका मतलब मुझे जो प्रोत्साहन मिलेगा, भाई क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे टैक्स 30 रुपये भरना पड़ रहा था, अब मुझे टैक्स कम भरना पड़ेगा, तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। जो प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाऊंगा, है ना। तो जब कॉर्पोरेट टैक्स डिक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इनकी यानी कि निवेश क्या होगा? बढ़ेगा आपका। अच्छा, जब निवेश बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। निवेश बढ़ने का मतलब, अब जैसे मेरी कोई एक कंपनी थी, तो या तो मैं उसी कंपनी को और आगे बढ़ाऊंगा या दूसरी कंपनी खोलूंगा। तो जब मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? मान लीजिए कि मेरी जो है ब्रेड की फैक्ट्री थी, है ना। अब मुझे ज़्यादा इनकम हुई, सरकार ने टैक्स कम लिया, तो मैंने क्या किया? एक और फैक्ट्री लगा दी। जब एक और फैक्ट्री लगा दी तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन इंक्रीजेस, यानी कि उत्पादन बढ़ेगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश बढ़ेगा, यानी कि निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो डिमांड इंक्रीज, डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो साथ में आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से बेसिकली 3 चीजें बढ़ेंगी। प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन होगा, है ना। डिमांड बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना, तो वो डिमांड भी करेंगे क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए पैसे होंगे, है ना। तो ये होगा, कॉर्पोरेट टैक्स की रेट कम करने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्लस डिमांड बढ़ेगी, प्लस एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा यानी कोई नया उद्योग स्थापित होगा, नया उद्योग स्थापित होगा तो नए उद्योग में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो फिर उसकी डिमांड होगी, है ना, और फिर उस कंपनी में काम करने के लिए लोगों को रखा जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने से आपके ये लाभ होंगे। निगम कर कम होने से निवेश बढ़ता है, जो ऊपर मैंने बताया आपको। तो कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा तो निवेश बढ़ेगा, जिसके कारण उपभोग बढ़ेगा, यानी कि डिमांड बढ़ेगी। तो निवेश बढ़ने से अल्टीमेटली क्या होता है? उपभोग बढ़ता है। आइए इधर देखते हैं, इनकम टैक्स था यानी कि आयकर। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जाता है तो इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये निवेश बढ़ता है और फिर निवेश से आपका उपभोग बढ़ता है। इनकम टैक्स कम होने से क्या होता है? कंजम्पशन इंक्रीज, यानी उपभोग बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा उपभोग? मान लीजिए मेरी इनकम जो है अभी तक जो है 5 लाख रुपए थी, है ना। तो अभी सरकार मुझ पर 10% टैक्स ले रही थी, लेकिन इस बार उसने क्या किया कि 5 लाख तक की आय पर टैक्स को फ्री कर दिया। तो मान लीजिए अभी तक मैं 50,000 रुपये टैक्स भर रहा था, तो अब मेरे पास जो बच रहा था, 5 लाख में कमा रहा था, 50,000 टैक्स भर रहा था, 50,000, तो मेरे पास जो डिस्पोजेबल इनकम बच रही थी, यानी खर्च करने योग्य है, एक होती है इनकम, दूसरी डिस्पोजेबल इनकम। तो जो आपकी टोटल इनकम होती है उसमें से अगर हम टैक्सेस को माइनस कर दें, यानी जो टैक्स सरकार को हमने भरे हैं, तो हमारी जो आय बचेगी वो पूरी डिस्पोजेबल इनकम, यानी खर्च योग्य है। क्योंकि हमारी जितनी आय होती है तो जरूरी नहीं कि उससे हम पूरा खर्च करें, क्योंकि हमें उसमें को टैक्स भी भरने होते हैं, है ना। तो जब सरकार ने क्या किया, टैक्स रेट घटा दिया या टैक्स कम कर दिया, टैक्स नहीं लिया, तो मेरे पास खर्च करने को और ज़्यादा पैसे हैं। तो और ज़्यादा पैसे हैं तो मैं क्या करूँगा? उनका उपभोग करूँगा, कंजप्शन करूँगा। तो इनकम टैक्स जब कम होता है तो उपभोग बढ़ता है, आयकर कम होने से उपभोग बढ़ता है, जिसके कारण क्या होती है? आपकी जीडीपी
बढ़ती है, उपभोग बढ़ता, जीडीपी बढ़ती है। तो देखिए, जब आपका निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स कम होने से निवेश बढ़ता है, और निवेश बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, और उपभोग बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है। तो एक प्रकार का एक चक्र चलता रहता है ना। जब जीडीपी बढ़ा, है ना, देखिए कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ तो क्या हुआ, आपका जो है निवेश बढ़ा, उपभोग बढ़ा, और उपभोग बढ़ने से क्या हुआ, जीडीपी बढ़ा। तो इस तरीके से आपका ये दोनों दूसरे से आपके संबंधित होते हैं। निवेश कम होने से, अगर निवेश कम हो जाए, ग्रोथ पर असर पड़ने में, ग्रोथ पर असर 3-4 वर्ष, यहाँ पे वर्ष 3-4 वर्ष में पड़ता है। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर निवेश कम हो जाए, तो आपको पता है कि निवेश बढ़ने से क्या होता है, ग्रोथ बढ़ती है ना। तो अगर निवेश कम हो जाए तो जो ग्रोथ पे पड़ने वाला असर है वो तुरंत नहीं दिखेगा, 3-4 साल में। यानी निवेश कम या ज्यादा होगा तो उसका ग्रोथ पे जो इकोनॉमी में असर दिखेगा वो 3-4 साल में दिखेगा। जबकि ग्रोथ और उपभोग का संबंध 1-2 साल का होता है। मतलब अगर ग्रोथ कम या ज्यादा होगी तो उसका उपभोग पे क्या असर पड़ेगा, ये 1-2 साल में दिखाई देगा, है ना। तो निवेश कम होने से ग्रोथ पर जो असर होता है 3-4 वर्ष में पड़ता है, जबकि ग्रोथ और उपभोग का जो संबंध होता है वो 1 और 2 साल का होता है। यानी 1 से 2 साल में अगर ग्रोथ और उपभोग में कोई फर्क होगा तो उसका एक दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कि भाई डीडीटी क्या होता है, लाभांश वितरण कर। कंपनियां जो शेयरधारकों को अपने लाभांश का हस्तांतरण करती थी, लाभांश का वितरण करती थी, उस पर एक टैक्स लगता था जो कि 15% की रेट से लगता था, और ये कर का डायरेक्ट टैक्स था, प्रत्यक्ष कर था। इसे इस बजट में हटा दिया गया है। अब यह कर कंपनियों को नहीं भरना पड़ेगा, जब बल्कि उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिसको वो आय प्राप्त हो रही है, अगर उसकी टोटल आय कर योग्य होगी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष करों के कम होने से लाभ क्या होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, ये दो एक प्रकार से बड़े प्रत्यक्ष कर हैं। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ में डिमांड भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इनकम टैक्स कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, है ना। आयकर कम होने से उपभोग बढ़ता है, जिस कारण जीडीपी बढ़ता है। तो इस प्रकार के ये दूसरे एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरे में भी चीजों में बदलाव आएगा। निगम कर कम होने से निवेश बढ़ता है, जिस कारण उपभोग बढ़ता है। निवेश कम होने से ग्रोथ पर असर 3 वर्ष से 4 वर्ष में पड़ता है, जबकि ग्रोथ और उपभोग का संबंध 1 से 2 साल का होता है। तो ये चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है 2020-21, है ना। और इसकी जो पहली तिमाही है यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक, है ना। तो इसमें जो जीडीपी के आंकड़े जो है कौन जारी करता है, एनएसओ, है ना। एनएसओ किसके, मॉस्पी, MOSPI, है ना। मॉस्पी क्या है, ये आपका मंत्रालय है ना। इसी के अंडर काम करता है एनएसओ, है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एनएसओ क्या कहते हैं आपके, एनएसओ क्या है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना। मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मंत्रालय है। इसी की तरह एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो आंकड़े क्या है जारी किए हैं, आपकी जो फर्स्ट तिमाही कब से कब तक की, अप्रैल से लेकर के जून तक के आंकड़े जारी किए हैं। तो जीडीपी में क्या हुआ है, जीडीपी की ग्रोथ रेट कैसी रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रही है। यानी इस तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रही है। और कितनी गिरावट आई है, 23.9%। यानी कि 2020-21 की पहली तिमाही के आंकड़े एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी किए गए हैं, जिसमें भारत की ग्रोथ रेट नेगेटिव आई है। और कितनी नेगेटिव आई है, 23.9%। यानी, और हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जीडीपी ग्रोथ रेट का नेगेटिव होना मतलब पहले की तुलना में कम हो जाना। अब मान लीजिए पहले जीडीपी 100 थी, है ना, तो अब उसमें से 23.9 कम हो गया, तो इसे कहेंगे नेगेटिव ग्रोथ रेट, है ना। तो ग्रोथ रेट नेगेटिव आई है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, है ना। तो जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर होते हैं,
तो इसमें जो आपका जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है ना, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ना, जिसमें आपका कृषि आता है, जिसमें आप कौन सा आता है, कृषि आता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर आता है। द्वितीयक क्षेत्र होता है जिसमें आपका निर्माण और विनिर्माण आता है ना। और आपका तृतीय क्षेत्र होता है जिसमें आपका जो है ये आपका जो है सेवा क्षेत्र आता है। तो जो ये गिरावट दर्ज की गई है ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में दर्ज की गई है। जो गिरावट आपकी दर्ज की गई है पहली तिमाही में, ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं, कृषि क्षेत्र में नहीं है। कृषि क्षेत्र में तो 3.4% की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है कृषि क्षेत्र में इसी तिमाही में, जिसमें हमारी जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई टोटल जीडीपी में। जबकि अगर हम इसको अलग अलग सेक्टर वाइज देखेंगे तो जो आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें 3.4% की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है यानी कि विनिर्माण क्षेत्र है इसमें 39.3%, इसमें क्या है आपका 39.3% की गिरावट, यानी ये माइनस में है, आपके ऐसे कह सकते हैं। इसमें 39.3% की गिरावट दर्ज की गई है और सेवा क्षेत्र में 26.8% यानी -26.8%। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के कुछ द्वितीय को तृतीय क्षेत्रक हैं, तो इसमें दोनों में ग्रोथ रेट नेगेटिव रही। इसमें कितनी माइनस का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब पहले की अपेक्षा में घट गया है, तो 39.3% और सेवा क्षेत्र में 26.8%। जबकि कृषि क्षेत्र ने क्या है लगातार ग्रोथ रेट को जारी रखा 3.4%, है ना। तो मॉस्पी यानी कि ये मंत्रालय है जिसके अंतर्गत एनएसओ आता है, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। तो पहली तिमाही के आंकड़े अप्रैल से जून तक के आंकड़े जारी किए गए हैं कि जीडीपी की ग्रोथ रेट की तो नेगेटिव रही, कितना है 23.9%। जबकि अलग अलग अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि इसमें कृषि आता है तो कृषि में 3.4% की ग्रोथ हुई है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में निगेटिव में रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये भी जान सकते हैं, तो आंकड़े हैं कह सकते हैं कि सरकार जो कृषकों की आय को दोगुनी करने की बात कर रही है, या हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि कितना महत्वपूर्ण रोल लगती है आज की इस महामारी के दौर में, जबकि पूरी तरीके से जो है द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र धराशायी एक तरीके से हो गए हैं। उस समय हमारी कृषि क्षेत्र हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, क्योंकि अगर हमारी बेसिक फूड की जरूरत समझी जाए यानी कि हमारा जो खाद्यान्न की सुरक्षा है वो प्राथमिक क्षेत्र से ही आती है, और प्राथमिक क्षेत्र में हमें वृद्धि देखने को इस तिमाही में भी मिली है। इस प्रकार इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो प्राथमिक सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट को हमारी इस पर ज़्यादा ध्यान फोकस करना चाहिए, और जैसा कि हमारी सरकार इसमें कर भी रही है। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे इस चीज़ को, तो आपको इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो है इकोनॉमिक्स के का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। आपको वर्ड स्टडी विथ प्रफुल्ल PRAPHUL वर्ड स्टडी प्रफुल्ल चैनल पे आपको यहाँ पे आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और ज्योग्राफी यानी इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के वीडियोस मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों जगह पे ये आपको जो आपकी सिविल सेवाओं के लिए समग्र अध्ययन की सामग्री आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो आपको यहाँ पे जाकर के अन्य सब्जेक्ट के बाद अन्य के लेक्चर्स मिलेंगे और यहाँ आपको इकोनॉमी के लेक्चर मिल रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसको, और आप इसको नोट्स में अपडेट कर लीजिए। समझ में नहीं आता है तो आप फोन करके पूछिए, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम फिर से हम मिलेंगे, जल्दी से ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।